बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। कुछ बड़ी खबरें नहीं हैं पाकिस्तान से, लेकिन लोगों को इसी बात पे तशवीश है कि उनका सबसे मकबूल लीडर वो अभी भी जेल में है और इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। मैंने एक ईद ISI की हिरासत में कैद तन्हाई में गुजारी थी। वो बहुत तकलीफ़ होती है। उस वक्त आपको याद आता है कि आप कैसे ईद पे कुर्बानी करते हैं, कैसे आप दोस्त अहबाब हैं उन्हें आप मिलते हैं, बहुत सारा कुछ, पूरी ज़िंदगी का मंजर आपकी आंखों के सामने से गुजर जाता है। लेकिन इमरान खान साहब एक बहुत बड़े मकसद के लिए इस वक्त जेल में हैं और वो इन चीज़ों से बहुत आगे अपने आप को निकाल चुके हैं। लेकिन उनका दुश्मन, उनका मुखालिफ, वो इन चीज़ों से आगे नहीं निकला। वो छोटी छोटी तकलीफ़ें देकर ये समझता है कि वो इमरान खान को तोड़ लेगा। देखिए, हर आदमी की एक लिमिट होती है। बहुत मुमकिन है कल को कोई ऐसी डेवलपमेंट आए कि हम सब हैरान हो जाएं, लेकिन बज़ाहिर जो दिखाई देता है, इमरान खान जितनी मार खा चुका है, इसके बाद तो टूटना उसका बनता ही नहीं है। जिन हालात से इमरान खान गुजर चुका है, अब तो सिर्फ इतना है कि इमरान खान फेस सेविंग दे दे, और वो भी इस नौयत की कि ठीक है, तुम लोग पीछे हटो, अपनी बैरकों में वापस जाओ, मैं तुम्हें रास्ता बना कर देता हूं। इससे ज़्यादा तो इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। अब इमरान खान ये तो नहीं कर सकता कि आसिम मुनीर पाकिस्तान में हुकूमत करे और अर्दली तब्दील हो जाए, कि शहबाज शरीफ की जगह दूसरा अर्दली या तीसरा अर्दली, या इमरान खान का आदमी या इमरान खान खुद। ये अब इमरान खान से नहीं होगा, वो ये कर नहीं पाएगा, ये उसकी शख्सियत नहीं है। बहरहाल, इमरान खान साहब, ये वाकई तकलीफ देह है कि वो कैद तन्हाई में है ईद के दिन, उनकी फैमिली के लिए, उनके अपने लोगों के लिए जिनके साथ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है, या खुद इमरान खान के लिए ये बहुत तकलीफ दे चीज़ है। अब नाज़रीन, आ जाए बैनुल अक़वामी खबरों पर। तो सबसे पहले तो जो बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई की है अमरीकी अड्डे पे। अमेरिका ने 2 मरतबा और बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक 3 मरतबा ईरान की जो बंदर अब्बास का इलाका है, बंदरगाह वहाँ पे अटैक किया, जिसे जनूबी ईरान भी कहते हैं। ईरान ने बार बार वार्निंग दी और उसके बाद फिर ईरान ने एक जवाबी हमला किया है। ईरान का जवाबी हमला कुवैत में किया गया। ईरान ने दावा किया कि कुवैत में वो अमरीकी बेस है जिसे इस्तेमाल किया गया ईरान पर अटैक के लिए, या बंदर अब्बास के इलाके में अटैक के लिए, तो हमने वापस अटैक उसी बेस के ऊपर किया है। अलैहिस्सलाम वहाँ पे एक एयर बेस है, ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि शायद उसके ऊपर ईरान ने कोशिश किया अटैक करने की। अमेरिका का मौक़िफ़ कुछ और है, ईरान का मौक़िफ़ कुछ और है। ईरान ने कहा जी हमने जो हमला किया वो कामयाब हुआ और उसमें हमने नुकसान पहुंचाया, जबकि अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि हमने ईरान को नुकसान पहुंचाया और ईरान की जानिब से 1 मिसाइल और 5 ड्रोन जो दागे गए, उन सबको फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया। ये सेंटकॉम का ये मौक़िफ़ आया। अब हकीकत क्या है, ये पहले भी अमेरिका अपना नुकसान छुपाता था और ईरान जो है वो भी अपना नुकसान कम करके बताता था, और अमेरिका ईरान का नुकसान ज़्यादा करके बताता था, और ईरान जो है वो अमरीकी नुकसान के ऊपर भी सबूत देता था। तो अब मामला ये है कि आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि कुवैत में अमेरिका को नुकसान हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ईरान ने बड़े लंबे टाइम के बाद, लगभग 2 महीनों के बाद, वापस एक जवाबी कार्रवाई की है जंगबंदी के बाद, और ये जवाबी कार्रवाई जो है इसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि ईरान ने एक स्टेटमेंट भी यहाँ पे जारी किया है, और ईरानी क़यादत ने एक आला सतही मीटिंग के बाद ये बाकायदा ऐलान जारी किया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया जनूबी ईरान पर तो फ़ौरन शदीद रद्द अमल आएगा। इसका मैकेनिज्म बना लिया गया है। देखिए, इसको आप समझें कि ईरान ने होल्ड कर लिया था अपनी पूरी फोर्सेस को, और उन्हें ये आगाह कर दिया था कि कोई भी हमला करने से पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन जब हमला हो जाता है और एक जंग वाली सिचुएशन शुरू हो जाती है, तो फिर ईरान इसको खुदकार सिस्टम पे डाल देता है कि जैसे ही हमला हुआ आपने फ़ौरन जवाबी कार्रवाई करनी है, फ़लाँ जगह पे कार्रवाई करनी है, आपको किसी हुक्म की ज़रूरत नहीं होगी। फिर ईरान में ये प्रॉब्लम भी है कि उनकी क़यादत को निशाना बनाया जाता है, चाहे वो फ़ौजी क़यादत हो, चाहे सियासी क़यादत हो, चाहे मजहबी क़यादत हो, तो निशाना बनाया जाता है। तो वो करते ये हैं कि वो अपने 2-2, 3-3, 4-4 बंदे नॉमिनेट कर देते हैं कि अगर मैं शहीद हो गया तो ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा। तो वो सिस्टम को जो है वो ऑटोमेटिक कर देते हैं, एक ऐसे निज़ाम को बना देते हैं जिसमें गुंजाइश नहीं रहती उनके दुश्मन के पास कि वो किसी तरह से फौरी तौर पर मामले को कंट्रोल करे। तो अब ईरान शायद उसी मुकाम पे पहुंच गया और उनकी क़यादत ने यह फैसला किया है कि अगर अमेरिका ने अब दोबारा जनूबी ईरान के ऊपर अटैक किया तो फ़ौरन शदीद रद्द अमल आएगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पे गुस्सा है कि वो निकालना चाह रहे हैं अपने करीबी टैंकर्स को, ऑयल टैंकर्स को, अपने दोस्तों के ऑयल टैंकर्स को स्कॉट करके, और ये साबित करना चाह रहे हैं कि अमरीकी निगरानी में यहाँ से टैंकर्स निकल सकते हैं। अब अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप इस बात पे बहुत गुस्से में है
कि चाइना के जो ऑयल टैंकर्स हैं वो बगैर किसी स्कॉट के, यानी कोई सिक्योरिटी ना उनके आगे ना उनके पीछे, कोई बहरी जहाज़ या एयरक्राफ्ट उनको जो है स्कॉट नहीं कर रहे होते, वो अपना झंडा लगाते हैं। चीन के ऑयल टैंकर्स वो पहले आबनाए हुरमत में से गुजरते हैं, ईरानी उन्हें सलाम करते हैं, उसके बाद वो अमरीकी नाकाबंदी में से गुजरते हैं, अमरीकी उन्हें सलाम करते हैं और वो चले जाते हैं अपना तेल लेकर अपनी सरजमीन पे। इस वक्त तो सिचुएशन ये है। इससे डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ उस वक्त हुई जब अमेरिका ने कोशिश की कि स्कॉट करके कुछ कंटेनर्स को निकाला जाए आबनाए हुरमत में से ताकत के बलबूते पर। जब उन्होंने ये करने की कोशिश की तो ईरान ने उनको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और फिर इन्हें पीछे हटना पड़ा। तो इस बात पे भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तकलीफ है और वो बहुत गुस्से में है कि जनाब ये बगैर सिक्योरिटी के चाइना यहाँ से जा रहा है, हम सिक्योरिटी फ्राहम करने के बावजूद यहाँ से ऑयल टैंकर्स को नहीं गुजार पा रहे। देखिए, इसमें दो बड़ी वजूहात हैं कि अमेरिका यहाँ से स्कॉट करने के बावजूद, सिक्योरिटी देने के बावजूद, हथियारों से लैस जंगी जहाज़ों को लाने के बावजूद यहाँ से क्यों नहीं गुजर पा रहा। वजह यह है कि ये आबनाए हुरमज़ स्ट्रेटेजिकली ऐसे मुकाम पर बनी हुई है कि यहाँ से जो मकामी लोग हैं उनकी मर्जी के बगैर गुजरना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत पतली हो जाती है इस जगह पे आके। एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है, और ईरान ने अपनी फ़ौज और अपनी कुव्वत वहाँ पे इकट्ठी की हुई है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो थोड़ी बहुत उनकी एयरफोर्स है या उनके मिसाइल और ड्रोन्स हैं, वो उसकी निगरानी करते हैं। फिर समंदर में ईरान के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ भी नहीं है। फिर उसने बारूदी सुरंगें भी बिछा दी हैं पानी के अंदर, उसका सिर्फ ईरान को पता है कि वो कहाँ पे हैं या नहीं। तो ये जो आबनाए हुरमज़ जो पहले ही बहुत बारीक है उसको और बारीक कर दिया वहाँ पे जगह जगह पे ईरान ने बारूदी सुरंगें पानी के अंदर बिछाने के बाद। तो अब एक बिल्कुल पतली सी एक राहदारी है जहाँ से गुजरना होता है बहरी जहाज़ों ने, जो ईरान ने रास्ता दिया हुआ है। अब वहाँ आप बड़े आराम से फायरिंग कर सकते हैं, शेलिंग कर सकते हैं, इवन मार्टर फायर कर सकते हैं। तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है कि ऐसे टैंकर्स को वहाँ से लेकर चले जाएं जिनके अंदर तेल भरा हुआ है, क्योंकि वो तो पहले ही खतरे में होते हैं और ईरान वहाँ पे हथियार लेकर बैठा हुआ है। तो नंबर एक, जो स्ट्रेटेजिकली जिस जगह पे ये आबनाए हुरमुज़ है, ये ईरान के लिए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उसकी बालादस्ती है और अमेरिका के लिए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो वीक है। दूसरा, अमेरिका जो और अमेरिकन फौजी जो है वो हज़ारों मील दूर से आए हुए हैं, जबकि ईरानी फौजी यहीं पे रहने वाले हैं, मकामी हैं। उन्हें हथियारों की सप्लाई भी बड़े आराम से हो जाती है, उन्हें नए फौजी भी बड़े आराम से मिल जाते हैं, उन्होंने पीछे बहुत दूर जाना भी नहीं है, उन्हें रेस्क्यू भी बड़े आराम से किया जा सकता है, उनके अस्पताल भी करीब है। तो बहुत सारी चीज़ें जिनमें ईरान को एज हासिल है, अमेरिका को नहीं है। तो ये वो वजूहात है कि ईरान बड़े आराम से, और बहुत सारे जितने भी जंगी माहिरीन हैं आलमी सतह पे वो बार बार कहते रहे कि ईरान ने वो चीज़ पकड़ ली है जिसे ताकत के बलबूते पे आप खाली नहीं करवा पाएंगे। वो पूरा एक मुल्क है, वहाँ लगभग 9-10 करोड़ लोग रहते हैं और उनमें से बेशतर लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, लोगों ने अपने नाम भी लिखवा दिए थे। तो ये एक बड़ा पंगा है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका के पास एक और रास्ता ये है कि ओमान बहुत ज़्यादा कॉपरेशन करे, क्योंकि देखिए आबनाए हुरमुज़ के इस तरफ अगर नीचे वाली साइड पे ईरान है तो ऊपर वाली साइड पे उसके ओमान भी है। ओमान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगा दी, अल्फाज बड़े नामुनासिब हैं, तो अरब ममालिक को वैसे इसका नोटिस लेना चाहिए। काबीना का इजलास हो रहा था, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये है कि अगर आबनाए हुरमुज़ के मामले पर वो सही रवैया नहीं अपनाते तो उसे हम तबाह कर देंगे, ओमान को। ओमान के बारे में उन्होंने कहा। हालांकि ओमान अमेरिका का इत्तहादी है, लेकिन ओमान ने अक्लमंदी ये की कि उसने बगैर मंतक के लड़ी जाने वाली इस लड़ाई का हिस्सा बनना ज़रूरी नहीं समझा। उसको लगा ये गैर ज़रूरी लड़ाई है, वो इसका हिस्सा नहीं बना और उसने अमेरिका को वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जो कुछ और ममालिक ने दे दी। उन्होंने उसके नताइज भी भुगते। तो ओमान क्योंकि बहुत करीब है ईरान के, उसे बहुत नुकसान हो सकता था, तो उसने अपने आप को बचाया इस सारी गैर ज़रूरी लड़ाई से। अब अमेरिका को गुस्सा आ रहा है कि ये हमारे लिए क्यों नहीं लड़ता, या ये हमारे लिए कुर्बानी क्यों नहीं दे रहा, या ये हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। ओमान जो है वो सुलह के अंदर किरदार अदा करने को तैयार है, लड़ाई के अंदर किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। अमेरिका ये चाहता है कि ओमान अब फैसिलिटेट करे और वो ये कहे अमेरिका को कि जनाब ये वाली आपने हुरमुज़ का हिस्सा मेरा है, आप आएँ और आकर इसको खुलवाएं और वहाँ पे अमेरिकी फौजें इकट्ठी करें। तो आमने सामने फिर ईरान और अमेरिका के फौजी आ जाते हैं। लेकिन ओमान इस लड़ाई से लगातार गुरेज करता चला आ रहा है, वो इससे बचना चाहता है, जबकि अमेरिका ये समझता है कि ओमान को हमारा साथ देना चाहिए। अरब ममालिक के लिए यहाँ पे एक चीज़ सीखने के लिए है कि जब भी आप कभी अमेरिकी मफाद के सामने आ जाएंगे ना, तो अमेरिकन बहुत गुस्से में आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे धमकी लगाई कल को, ये धमकी वो सऊदी अरब को लगा सकता है,
ये धमकी वो किसी और मुल्क को लगा सकता है, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता चला जा रहा है सऊदी अरब के ऊपर कि वो अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत इख्तियार करे। देखिए, यूएई और बहरीन के बाद अब ट्रंप की नज़रें पूरी तरह सऊदी अरब और कतर के ऊपर है। कतर ऑफिशियली तो तस्लीम नहीं करता इसराइल को, लेकिन उसमें लचक बहुत ज़्यादा है। कतर के लिए उतना मसला नहीं होगा। सऊदी अरब ये चाहता है कि वो अगर इसराइल को कभी तस्लीम करे तो वो आखिरी मुल्क हो जो इसराइल को तस्लीम करे, मगर उन पर दबाव है और दबाव बहुत ज़्यादा है उन पर कि वो इसराइल को तस्लीम कर दें। वो आखिरी मुल्क बनना चाहते हैं। अब देखें, अगर वो पहले तस्लीम कर देंगे तो उनकी जो कायदाना हैसियत है उसे नुकसान पहुंच जाएगा। अब वो जानते हैं कि उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो अमेरिका की बात माने, अमेरिका को खुश रखें, अमेरिका की सारी बातें मानने के बाद एंड में अमेरिका ने फिर आपको ये कहना है कि आप अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करें और इसराइल को तस्लीम करें। दूसरा रास्ता ये है कि अपना कोई इलाकाई इत्तेहाद कायम कर लें, और इसका माहौल वैसे बना हुआ है। आप देखें ना कि अमेरिका बहुत दूर से आया, हज़ारों मील दूर से, और अमेरिका और यूरोप पहले जैसे इत्तेहादी रहे नहीं, और मिडल ईस्ट जो है वो सेंटर में है। मिडल ईस्ट से ऊपर की तरफ आप जाएं तो पूरा का पूरा यूरोप है, जिससे मिडल ईस्ट के अच्छे ताल्लुकात हैं अरब ममालिक के, खासतौर पर सऊदी अरब के। इसके एक तरफ तुर्की है, तुर्की से नीचे आ जाए ईरान है, ईरान के साथ पाकिस्तान है, आगे चाइना है, इंडिया के साथ भी इनके अरब ममालिक के अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से ऊपर रशिया है। तो ये रीजन के अंदर इतने ताकतवर ममालिक, अगर यहाँ पे एक इत्तेहाद बन जाता है तो मिडल ईस्ट अपने आप को बहुत महफूज महसूस करेगा। और अफ्रीकी ममालिक जो है वो अमली तौर पर इस वक्त अमेरिका से ज़्यादा चाइना के मरहूने मिन्नत है। उसकी वजह यह है कि चाइना उनकी इकॉनमी में एक रोल प्ले करता है, अमेरिका उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। माजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता था यूरोप, और फिर अमेरिका का भी बड़ा इन्फ्लुएंस बन गया था। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है अफ्रीकी ममालिक की इकॉनमी के अंदर, जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जिसका, वो चाइना का है। चाइना ने सबको पैसा दिया हुआ है और वो अमेरिका से ज़्यादा मुतहर्रिक है। अब सऊदी अरब के बाद दो रास्ते हैं, या तो वो एक मकामी इत्तेहाद कायम करें, या वो अमेरिका को खुश करते 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 उस लेवल तक पहुंच जाएं जहां पे उन्हें अमेरिका की हर बात माननी पड़ेगी। नाज़रीन, इसराइल ऐसा लगता है कि वो जंगबंदी से ज़्यादा खुश नहीं है। वो लड़ाई को लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लबनान पर उन्होंने खौफनाक हमले किए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों शहरी लबनान में शहीद हो रहे हैं, और बड़ी खौफनाक बमबारी इसराइल इस वक्त भी लबनान के ऊपर कर रहा है। और इस बमबारी के नतीजे में ईरान के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानिब एक और खबर आई है, उनको आप इसके साथ जोड़ेंगे ना तो अमेरिका पे आपको महसूस होगा दबाव बढ़ रहा है। दबाव ईरान पे भी बढ़ रहा है। ईरान पे इसलिए बढ़ रहा है कि ईरान के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं, मुश्किलात पैदा हो रही हैं, उनकी इकॉनमी की मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मुआहदा ईरान को भी चाहिए, लेकिन ईरानियों की जो है ना पसली बड़ी मोटी है। ईरानी इतने आराम से मुआहदा, यानी इस तरह का मुआहदा नहीं करेंगे जिसको सरेंडर कहा जा सके। हाँ, ईरान कुछ ना कुछ फेस सेविंग ज़रूर डोनाल्ड ट्रंप को दे देंगे, लेकिन वो अपने लिए कुछ ऐसा हासिल ज़रूर करेंगे जिससे उनकी कौम का फ़ायदा हो जाए, या ये तासुर ना बने कि वो जंग हार गए हैं। वो तारीख़ में भी जंग नहीं हारना चाहते, क्योंकि तारीख़ ईरान की बड़ी शानदार रही है माजी में भी। अब एक और मुसीबत ये बन गई है कि रूस ने जब हमले तेज़ कर दिए कीव के ऊपर, यानी यूक्रेन पे रशिया ने बहुत खौफनाक अटैक शुरू कर दिए। और ये अटैक शुरू होते हैं जब प्यूटन दौरा करते हैं चीन का, प्यूटन वापस जाते हैं, और उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना ने कहा, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आप देखें यूक्रेन के ऊपर रशिया के हमले बहुत तेज़ हो गए। अब यूक्रेन का जो सदर है ज़ेलेंस्की, उसने खत लिखा डोनाल्ड ट्रंप को, और उसने कहा जी जितने हो सकते हैं आप हमें गोला बारूद फराम करें, हमें हथियारों की ज़रूरत है और बहुत सारे हथियार चाहिए रूस का मुकाबला करने के लिए। उन्होंने अपनी डिमांड डाल दी है। यहाँ अमेरिका और इसराइल पहले ही बहुत सारे हथियार फूंक चुके हैं। अरब ममालिक ने भी इतने सारे इंटरसेप्टर्स चला दिए, इतने सारे मिसाइल चला दिए। अमेरिका ने जो अपने क्रूज मिसाइल है उनका एक बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो चला दिया। अब दोबारा अमेरिका ने ऑर्डर दिए हैं हथियार बनाने वाली कंपनीज को कि अमेरिका के हथियार पूरे किए जाएं। तो अमेरिकन तो अपने हथियार पूरे करना चाह रहे हैं जितने उन्होंने चला दिए ईरान के खिलाफ। अब वो किस तरीके से रशिया के खिलाफ चलाने के लिए यूक्रेन को हथियार देंगे। और देखें, इस वक्त हथियार देने का मतलब ये है कि आप एक मरतबा फिर रूस को नाराज़ करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन इस वक्त दुनिया की बन गई है। हम इस पर नज़र रखेंगे। ईद का दिन है, खबरें बहुत ज़्यादा नहीं हैं अब तक के लिए। इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।